नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्वरूप में है, या यूं कहा जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो यश, जो वैभव और ताकत है, उसके मूल में क्या है, उसका उद्गम कैसे हुआ। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय राजनीति में एक नए दल का उदय होता है। ये दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों द्वारा बनाया गया। इसने फिर कई राज्यों और केंद्र में चुनाव लड़ा, सीटें भी जीती। हालांकि जनसंघ उस तरह सफल नहीं हो सका। बाद में आपातकाल लागू होने के बाद जब नया चुनाव कराया गया तो यह दल जनता पार्टी में मिल गया। संघर्ष की यह परंपरा आजादी के कुछ ही दिनों बाद 1951 में शुरू होती है, जब स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। भारतीय राजनीति में जनसंघ नाम से लोकप्रिय ये राजनीतिक दल देश की राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के लिए और लोगों के सामने एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए बनाया गया था। ये राजनीतिक विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद से प्रभावित थी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चलकर सत्ता हासिल करने को अपना लक्ष्य मानती थी। राजनीतिक स्वरूप से सक्रिय रहने के बावजूद जनसंघ चुनावी राजनीति में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। 1967 तक दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के महासचिव बने रहे। इस वक्त तक जनसंघ की राजनीति में दो ऐसे युवा नेता प्रवेश कर चुके थे जो आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का चेहरा बदलने वाले थे। ये दो शख्स थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। 1968 में वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष बन गए। इस दौरान पार्टी की 3 मुख्य मांगें थीं: पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना, गौ हत्या पर रोक और जम्मू कश्मीर को दिए विशेष दर्जे की समाप्ति। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लागू किया तो जनसंघ सक्रिय होकर इसके खिलाफ आंदोलन में कूद पड़ा। जनसंघ के कई नेता गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म करने की घोषणा की। इसके साथ देश में आम चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। कई दलों के विलय से बने जनता पार्टी का मकसद इंदिरा गांधी को परास्त करना था। 1977 में 6ठी लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। जनता पार्टी को 295 सीटें मिली। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और आडवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी मिली। आंतरिक कलह के चलते 30 महीने के भीतर ही जनता पार्टी का विघटन हो गया। कई पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जून 1979 में चौधरी चरण सिंह ने पीएम पद की शपथ ली। कांग्रेस ने चरण सिंह को समर्थन का वादा किया, लेकिन सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही कांग्रेस मुकर गई। नतीजा ये हुआ कि जनवरी 1980 में फिर से चुनाव कराए गए। 1989 में ही भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। 1991 में मुरली मनोहर जोशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आडवाणी की रथ यात्रा से देश भर में भाजपा को समर्थन मिला। नतीजा यह हुआ कि 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 120 सीटें जीती। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 161 सीटों पर जीत दर्ज की। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र में सरकार बनी, लेकिन बहुमत न होने के कारण 13 दिनों में ही सरकार गिर गई। 1998 में 181 सांसद जीत कर आए। अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। 13 महीने के अंदर ही ये सरकार भी 1 वोट से गिर गई और 1999 में फिर से चुनाव हुए। एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। 2004 और 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त झेलनी पड़ी और 2014 लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले राजनाथ सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा
और पहली बार केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भाजपा के यहां तक के सफर में जनसंघ कहां खड़ा है? जनसंघ के वो नेता जिन्होंने वो बीज बोया और आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे राजनेता मुख्य धारा की राजनीति में आने के बाद किस तरह के बदलाव लेकर आए। आज भाजपा जिस स्वरूप में है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ जनसंघ का है। बहुत बहुत धन्यवाद।